नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का ग्लोबल टेक यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद है कि आप लोग अपनी तैयारी बेहतर कर रहे होंगे और आप लोग प्रॉपर सारी क्लास को कंटिन्यू देख भी रहे होंगे। ये 14 नंबर क्लास है। इससे पहले 13 क्लासेस हो चुकी हैं जिनका प्लेलिस्ट बना दिया गया है ग्लोबल टेक यूट्यूब चैनल पर। वहां से जाके आप लोग आसानी से कोई भी क्लास देख सकते हैं और यदि पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो इस वेबसाइट का यूज करिए, globaliti.org। इस वेबसाइट का यूज करके आप लोग आसानी से पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने मैग्नेटिक मटेरियल से ऊपर जितने भी चैप्टर है सबको कंप्लीट कर लिया था। अब हमारा चैप्टर चल रहा था मैग्नेटिज्म एंड कैपेसिटर। मैग्नेटिज्म एंड कैपेसिटर जिसमें ऑलरेडी हम लोगों ने आधे क्वेश्चन कर लिए हैं, आधे से अधिक क्वेश्चन कर लिए हैं। चलिए देखते हैं आगे क्या क्वेश्चंस जो भी है। इसमें पहला क्वेश्चन है हमारा कि संधारित्र में पराविद्युत कुचालक का कार्य क्या है। पराविद्युत कुचालक का कार्य क्या है? जो दो प्लेट होती हैं संधारित्र की दो प्लेट होती है ना भाई, जो दो प्लेटें होती हैं, दोनों प्लेट के बीच में डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स को भरा जाता है। किसको भरा जाता है? डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को भरा जाता है। कहाँ पे? यहाँ पे। ठीक है, तो इस पे क्या भरा जाता है? डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, ये जो मटेरियल भरा जाता है इसका कार्य क्या होता है? ये एक तरह से कह सकते हैं कि जो संधारित्र है, संधारित्र की क्षमता को दर्शाता है, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि यही जो आपका डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है, यही डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इन दोनों प्लेट्स के बीच में, ये जो दोनों प्लेट्स बनी हुई हैं, इन दोनों प्लेट्स के बीच में जो करंट का फ्लो होता है, जो करंट का फ्लो होता है, या फिर यहाँ से कह लीजिए कि यहाँ से और यहाँ तक के बीच जो आवेश का संरक्षण होता है, या आवेश जो यहाँ पे सेव होते हैं, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फॉर्म में यहाँ पे सेव होते हैं, उनको क्या करता है? उनको ये स्टोर करने का काम करता है। ठीक है, इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ कैपेसिटेंस, संधारित्र की ताकत बढ़ाता है, प्लेटों के बीच किसी भी धारा प्रवाह को रोकता है। हाँ, धारा प्रवाह को रोकने का काम करेगा, धारा प्रवाह होने नहीं देगा। ठीक है, धारा प्रवाह होने नहीं देगा। अब देखिए इसमें ऑप्शन इतना जबरदस्त दिया है कि दो ऑप्शन इसमें सही हो सकता है। संधारित्र की ताकत बढ़ाता है, जी हाँ, ये जो डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल है ना, इसी पे डिपेंड करती है कि जो हमारी कैपेसिटर है इसकी क्षमता कितनी होगी। जितनी अधिक स्ट्रेंथ की हमारा डाइलेक्ट्रिक मटेरियल लगा रहेगा उतनी ही अधिक क्षमता भी होती है हमारे कैपेसिटर की। ठीक है, हालांकि कैपेसिटर की क्षमता बढ़ाने में और दो तीन फैक्टर है, इनके प्लेटों के बीच की दूरी भी है, वो भी चीज है। लेकिन मतलब यदि एक कोई ऑप्शन नीचे दिया होता है ए एंड बी बोथ, तो वो ज्यादा सुटेबल होता है इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, बाकी यहाँ पे ए ऑप्शन एकदम सही है। ठीक है, अब देखो जो ये दोनों कैपेसिटर की प्लेटें हैं, दोनों कैपेसिटर की जो प्लेटें हैं ना, इन प्लेट्स को यदि इन दोनों प्लेट्स के बीच में करंट का फ्लो हो गया, यहां से लेके यहां तक यदि करंट का फ्लो हो गया, इसका मतलब है कि हमारा कैपेसिटर क्या हो जाएगा? शॉर्ट हो जाएगा। कैपेसिटर क्या हो जाएगा? शॉर्ट। तो इन दोनों प्लेट्स के बीच में करंट का फ्लो ना हो, करंट इस प्लेट से इस प्लेट के बीच में ना जा पाए, इसीलिए हमारा डाइलेक्ट्रिक मटेरियल यूज किया जाता है इन दोनों के बीच में। ठीक है, और यही डाइलेक्ट्रिक मटेरियल क्या करता है? इन सारे चार्ज को, भाई करंट में आप जानते हो कि करंट क्या है? चार्ज। करंट में क्या होता है? चार्ज, आवेश होते हैं। तो उन्हीं जो करंट में जो चार्ज होते हैं या जो आवेश होते हैं, उन्हीं आवेश को ये सेव कर लेता है, या फिर कह लीजिए कि कंज्यूम कर लेता है। किस फॉर्म में? इलेक्ट्रोस्टैटिक फॉर्म में। ठीक है, तो यहाँ पे भी एकदम राइट आंसर बनेगा, प्लेटों के बीच किसी भी धारा प्रवाह को रोकता है। चलो अगला देखते हैं कि संधारित्र में धारिता का मान किस कारण के द्वारा निर्धारित होता है। किस कारण के द्वारा निर्धारित होता है? तो प्लेटों के बीच की दूरी पे भी निर्धारित होता है, प्लेटों के बीच की दूरी से भी निर्धारित करते हैं, और संधारित्र के अंदर जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल हमने यूज किया है उसके द्वारा भी निर्धारित किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन देखिए, ऑप्शन दिया हुआ है एरिया ऑफ प्लेट्स। ठीक है, एरिया ऑफ प्लेट एकदम राइट आंसर हो जाएगा, एरिया ऑफ प्लेट। आपने फॉर्मूला पढ़ा था, C इक्वल टू एफ साइलेंट नॉट ए अपॉन डी। C इक्वल टू एफ साइलेंट नॉट ए अपॉन डी। ये तो प्लेटों के बीच की दूरी से निर्धारित होता है संधारित्र का मान, या फिर इनके बीच के क्षेत्रफल से इसके बीच
के क्षेत्रफल मतलब कि जो दोनों प्लेट हैं, दोनों प्लेट के बीच में जो क्षेत्रफल उससे निर्धारित होता है, या जो हमने डाइलेक्ट्रिक मटेरियल यूज किया है उससे निर्धारित होता है। यही 3 फैक्टर है संधारित्र के धारिता को निर्धारित करने के। ठीक है, तो यहाँ पे एरिया ऑफ प्लेट एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन इज द बेस्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आगे बढ़े। आरएफ युग्मन। आरएफ युग्मन सर्किट में किस प्रकार के संधारित्र का यूज किया जाता है? देखिए, आरएफ युग्मन के लिए हम लोग हमेशा यूज करते हैं मोनोलिथिक टाइप कैपेसिटर। अब कौन कौन से कैपेसिटर कहाँ कहाँ पे यूज होते हैं हमने आपको इससे पहले वाले लेक्चर में भी बताया था। वहां पे एक कैपेसिटर आपने पढ़ा था, एयर कैपेसिटर, है ना। चलिए मैं यहाँ पे भी थोड़ा दिखा देता हूँ कुछ कैपेसिटर्स के नाम। देखो, जो मोनोलिथिक या मोनोलिथिक जो कैपेसिटर होता है, ये इसका मान 1 पिकोफैरेड से लेके 10 माइक्रोफैरेड तक होता है। इसका कार्यकारी वोल्टेज कितना होता है? 50 वोल्ट से लेके 200 वोल्ट। और ये इसका यूज कहाँ पे किया जाता है? यूएचएफ या फिर आरएफ युग्मन के लिए, रेडियो फ्रीक्वेंसी युग्मन के लिए इसका यूज किया जाता है। ठीक है, जो हमारा कागज टाइप का कैपेसिटर है, कागज टाइप का कैपेसिटर की वैल्यू होती है 0.001 माइक्रोफैरेड से लेके 1 माइक्रोफैरेड तक। ठीक है, सॉरी 0.001 फैरेड से लेके 1 माइक्रोफैरेड। इसका कार्यकारी वोल्टेज 200 वोल्ट से लेके 1600 वोल्ट तक होता है। और इसका यूज कहाँ पे किया जाता है? मोटर शक्ति आपूर्ति में किया जाता है। ठीक है, फिर ऐसे ही आपका धातुय पॉलीप्रोपेलीन है, फिर आपका पॉलीस्टीरीन है। इन सब का तो यूज करने की जरूरत नहीं है। एक इसका जरूर इसका नाम याद कर लिएगा और इसका यूज भी याद कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि ये टीवी वाला अक्सर पूछ लेता है आपसे। ठीक है, एक ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एक ये इंपॉर्टेंट है, और ये इंपॉर्टेंट है। 3 इसमें इंपॉर्टेंट है, हमने तीनों को टिक कर दिया है। इन तीनों को तो जरूर याद कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है जी, तो यहाँ पे हमने आंसर बता दिया था इसका। इसका आंसर क्या हो जाएगा? मोनोलिथिक। मोनोलिथिक टाइप कैपेसिटर यूज करते हैं आरएफ युग्मन के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ससेप्टेंस की इकाई आपसे पूछा है, ससेप्टेंस की इकाई पूछा है। ससेप्टेंस क्या होता है भाई? देखो, 1/xc, 1/xc कहें या फिर कहें 1/xl, 1/xc कहें या 1/xl कहें, दोनों को क्या कहते हैं हम लोग? ससेप्टेंस ही कहते हैं। लेकिन इसको कह देते हैं धारिय ससेप्टेंस, धारिय या धारिता, धारिता ससेप्टेंस लिख लो इसको। ठीक है, धारिता ससेप्टेंस, ससेप्टेंस। और ये कौन सा होता है भाई? ये इंडक्टिव ससेप्टेंस होता है। ठीक है, ये इंडक्टिव ससेप्टेंस होता है। और दोनों का यूनिट क्या होता है भाई? दोनों का यूनिट होता है महो। महो, क्योंकि एक्सएल एंड एक्सी, एक्सएल कहो या फिर एक्सी कहो, इन दोनों का मात्रक क्या होता है? ओम होता है। इन दोनों का मात्रक ओम होता है। तो यदि इनको पलट के लिख दिया जाए, पलट के यदि आप लिख दोगे तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा? महो हो जाएगा। थोड़ा सा बस चेंज होगा, म हो जाएगा। अब कहेंगे सर कि यहाँ पे हेनरी किसका मात्रक होता है सर? फिर तो हेनरी आपके प्रेरकत्व का मात्रक होता है। किसका मात्रक होता है? प्रेरकत्व का। ठीक है जी। और फैरेड किसका मात्रक होता है सर? तो ये मात्रक होता है आपके धारिता का। इसका जी, धारिता का। ओम का तो आप सभी लोग जानते होंगे कि ओम किसका मात्रक है? रेजिस्टेंस का मात्रक है, प्रतिरोध का मात्रक है। ये तो आप सभी को पता ही होगा, है ना। चलो आगे देखें। एसी सीरीज परिपथ में अनुनाद आवृत्ति कैसे बढ़ाया जा सकता है? अनुनाद आवृत्ति कैसे बढ़ाया जा सकता है? तो सबसे पहले तो मुझे बता दो कि रेडियो फ्रीक्वेंसी, जो आपकी फ्रीक्वेंसी है, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, उसका फॉर्मूला क्या होता है? रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है 1/2 पाई रूट में LC, रूट में L एंड C। तो हम लोग यदि कैपेसिटर या फिर इंडक्टर दोनों में से किसी एक का मान बढ़ाएं तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी? घटेगी। जो हमारी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी होगी कब घटेगी? जब या तो हम कैपेसिटर के मान को बढ़ाएं या फिर इंडक्टर के मान को बढ़ाएं, है ना। लेकिन यहाँ पे क्या करना है? फ्रीक्वेंसी को बढ़ाना है। फ्रीक्वेंसी को यदि बढ़ाना है तो इन दोनों के मान को क्या करना होगा? इन दोनों के मान को घटाना होगा। किन दोनों के मान को? कैपेसिटर या फिर इंडक्टर। या तो हम कैपेसिटर की वैल्यू को घटाएं या फिर इंडक्टर के वैल्यू को घटाएं, सॉरी हाँ, इंडक्टर के वैल्यू को घटाएं। इन दोनों में से किसी एक की वैल्यू को घटाएंगे तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का मान बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि ये दोनों के दोनों डिनोमिनेटर में है। ठीक है जी। तो देखिए, रिड्यूसिंग कैपेसिटर और इंडक्टर कहीं पे है? यस, यहाँ पे बी ऑप्शन में दिया हुआ है, रिड्यूसिंग द कैपेसिटर।
अब कहेंगे सर यहाँ पे इंडक्टर की तो बात नहीं किया है, तो यदि इंडक्टर दिया रहता तो वो ऑप्शन भी सही होता, ठीक है, क्योंकि दोनों की वैल्यू पे हमारी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी डिपेंड करती है ना। जब तक एक्सएल इक्वल टू एक्सी नहीं होता है, जब तक एक्सएल इक्वल टू एक्सी की कंडीशन नहीं ऑकर होती है सर्किट में, तब तक हमारा रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी होता ही नहीं है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि हमारी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी केवल कैपेसिटर पे डिपेंड करती है, इंडक्टर पे डिपेंड नहीं करती है, ठीक है, दोनों पे डिपेंड करेगी। चलो आगे देखते हैं हम लोग। थ्री कला रिएक्टिव पावर को निकालने के क्या सूत्र है? यदि लाइन वोल्टेज VL और करंट IL हो, तो P इक्वल टू फॉर्मूला लिख लीजिए √3 VL/IL cos थीटा, √3 VL/IL cos थीटा। ये कौन सा पावर है भाई? ये है हमारा एक्टिव पावर, ये है हमारा एक्टिव पावर, ठीक है। रिएक्टिव पावर कौन सा होता है? √3 VL/IL sin थीटा। ये क्या होता है हमारा? रिएक्टिव पावर। ये होता है हमारा रिएक्टिव पावर, ठीक है जी। और एक और पावर होता है आपका, कौन सा पावर होता है सर? वो होता है आपका P इक्वल टू V इंटू आई स्टार, ठीक है। तो ये हो जाता है हमारा ऑपरेंट पावर। ये इसको कौन सा पावर कहते हैं हम लोग? ऑपरेंट पावर, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन में आपसे कौन सा पावर पूछा है? रिएक्टिव पावर पूछा है। रिएक्टिव पावर कौन सा हो जाएगा हमारा? साइन थीटा वाला, हमने लिखा है ना यहाँ पे, तो ये हो जाएगा हमारा रिएक्टिव पावर। एक्टिव पावर का भी फॉर्मूला हमने लिख दिया है और ऑपरेंट पावर का भी फॉर्मूला हमने ऑलरेडी लिख दिया है, ठीक है। चल आगे देखते हैं। त्रिकला प्रणाली में शक्ति गुणक 0.5 पश्चिगामी से नीचे होने का मुख्य कारण क्या है? किसी भी सप्लाई सिस्टम में यदि हमारी करंट पश्चिगामी है, मतलब कि लैग कर रही है, तो उसका कारण क्या है? कहीं ना कहीं सर्किट में, कहीं ना कहीं परिपथ में इंडक्टर जुड़ा हुआ है। क्या जुड़ा हुआ है? इंडक्टर, क्योंकि एक इंडक्टर ही ऐसा एलिमेंट है जो करंट को लैगिंग नेचर का बनाता है, यदि कैपेसिटर जुड़ा रहेगा सर्किट में तो हमारी जो करंट होगी वो लीडिंग नेचर की बनेगी, लेकिन कोई भी यदि इंडक्टर जुड़ा हुआ है तो इसका मतलब है कि हमारी करंट लैगिंग नेचर की बनेगी, ठीक है। और यहाँ पे क्वेश्चन में बोला भी है कि मेन कारण क्या है यदि हमारी करंट 0.5 से लैग कर रही है। 0.5 मतलब आधी हो गई है करंट, ठीक है। तो इसका कारण क्या हो सकता है? ड्यू टू फ्लक्चुएशन ऑफ वोल्टेज? नहीं सर। ट्रू पावर ड्यू टू रेजिस्टिव लोड से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। रिएक्टिव पावर ड्यू टू मोर इंडक्टिव लोड? जी हाँ, बिल्कुल सर। यदि इंडक्टिव लोड सर्किट में बहुत ज्यादा हो गया है तो हमारी जो करंट होगी वो लैगिंग नेचर की हो जाएगी, क्योंकि इंडक्टर में करंट लैगिंग नेचर की होती है, वोल्टेज लीडिंग नेचर का होता है। तो यहाँ पे करंट लैगिंग नेचर की तब बनेगी जब सर्किट में इंडक्टर जुड़ा हुआ हो, ठीक है। चलो, स्टार संयोजित सिस्टम में 3 क्लास असंतुलित भार में उदासीन चालक में धारा क्या है? उदासीन चालक में उस समय धारा बहेगी, क्योंकि बात क्या कर दिया है? असंतुलन की बात कर दिया है सर्किट में। यदि बैलेंस कंडीशन होती, यदि कंडीशन हमारी कैसी होती? बैलेंस्ड कंडीशन होती, तो उस समय आर वाई प्लस आर बी प्लस आर आर बी वाई इज इक्वल टू क्या हो जाता है? 0 हो जाता है, ठीक है। तो उस समय कोई भी करंट नहीं बहता न्यूट्रल में उस समय कोई भी करंट नहीं बहता। कब? जब कंडीशन कैसी होती? बैलेंस्ड कंडीशन होती। यदि अनबैलेंस्ड कंडीशन है, यदि अनबैलेंस्ड कंडीशन है तो आप सभी जानते होंगे कि स्टार में एक अलग से आपको टर्म देखने को मिलता है, क्या? न्यूट्रल पॉइंट। एक न्यूट्रल पॉइंट आपको स्टार में देखने को मिलता है। तो जो ये आपका न्यूट्रल है ना, न्यूट्रल वायर, इसमें करंट कब बहती है? जब ये तीनों फेज आर वाई बी, ठीक है, आर वाई बी, यदि आर वाई बी में ये तीनों आपस में कैसे हो? अनबैलेंस हो। ये तीनों आपस में अनबैलेंस हो, तब जाके इस न्यूट्रल वाले वायर में करंट बहेगी, ठीक है। नो करंट विल फ्लो द एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट इन 3 फेज, ठीक है। केवल 2 कलाओं में धारा का बीज, कलाओं में किसी
में सबसे कम धारा की तुलना होगी। देखो जो हमने बताया वो तो आपके ऑप्शन में ही नहीं दिया हुआ है, जो हमने यदि आपको बताया वो ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, तो देखते हैं और क्या, और इस जो ऑप्शन आपके सामने है इसमें से कौन सा आंसर सही हो सकता है। ठीक है, नो करेंट, ये तो बात बिल्कुल गलत हो गई। नो करेंट कब होगा? जब बैलेंस कंडीशन होगी। ठीक है, द अलजेब्रिक सम ऑफ करेंट इन थ्री फेज, कलाओं में धारा का बीजी योग, नहीं ये भी गलत हो जाएगा। द अलजेब्रिक सम ऑफ करंट इन टू फेज, नहीं नहीं, इतना भी करंट ज्यादा नहीं बहने लगेगी। ठीक है, कलाओं में किसी में सबसे कम धारा की तुलना से कम, हाँ ये एकदम सही है। ये न्यूट्रल करंट बहेगी तो, लेकिन वो न्यूट्रल करंट ऐसा नहीं है कि किसी एक फेज से बहुत ज्यादा बहने लगे। जैसे आर वाई भी तीन फेज होते हैं ना, तो जो आई यहाँ पे समझो आर वाई भी तीन फेज हैं, तो तीनों के अलग अलग करंट होंगे, आर आई आर फिर आई बी और आई वाई। तो ऐसा नहीं है कि जो हमारी न्यूट्रल करंट होगी, न्यूट्रल करंट आई एन, इस आई एन का मान इन तीनों फेज की धारा से अधिक हो जाए या किसी एक फेज की धारा से भी अधिक हो जाए। ये आई एन का मान किसी एक धारा, किसी एक फेज धारा के मान से भी कम ही होता है। ठीक है, यही बात बोला है आपके ऑप्शन डी में, तो ये ऑप्शन डी एकदम सही है। ठीक है, बाकी हमने जो ये चीज बताया आपको इससे पहले कि अनबैलेंस कंडीशन में ही न्यूट्रल वायर में करंट बहती है, तो वो बात बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन उस हिसाब से ऑप्शन नहीं दिए हैं आपके, कोई बात नहीं, हम लोग ऑप्शन फिर से बना लेंगे उसी कंसेप्ट का यूज करके। ठीक है, चल देखिए अगला क्वेश्चन। फ्री कला 415 वोल्ट 50 हर्ट्ज स्टार सिस्टम में केवीए में आभासी शक्ति की गणना कीजिए। केवीए में किसकी गणना करना है भाई? आभासी शक्ति की गणना करना है। आप देखो क्वेश्चन बहुत अच्छा है आपके लिए, थोड़ा सा न्यूमेरिकली टाइप का दिया हुआ है, कोई बात नहीं, हम लोग इसको और बेहतरीन बनाएंगे। ठीक है, देखो ये जो आपका वोल्टेज दिया हुआ है कितना दिया हुआ है? 415 वोल्ट, 415 वोल्ट। ठीक है, तो ये क्या दिया है? ये वी फेज दिया हुआ है। ठीक है, ये वी फेज दिया हुआ है आपका 15 वोल्ट। तो वी, अब यहाँ से फेज को यदि हम लाइन में चेंज करना चाहते हैं कितना हो जाएगा? ये 415√3 हो जाएगा, है ना, 415√3 हो जाएगा। चलिए अब क्या बोला है कि स्टार केवीए में आभासी शक्ति, आभासी शक्ति की गणना करना है आपको। कौन सी शक्ति का? आभासी शक्ति का। आभासी शक्ति का पहले तो फॉर्मूला लिख लो। आभासी शक्ति का फॉर्मूला क्या हो जाता है? P = √3 VL sin थीटा। अभी हमने कुछ देर पहले ही आपको बताया एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर और ऑपरेंट पावर, तीनों तरह के पावर का हमने फॉर्मूला अभी आपको कुछ देर पहले ही बताया था। इसमें रिएक्टिव पावर का फॉर्मूला में क्या आता है? sin थीटा आता है। ठीक है, तो हमको VL तो मिल गया सर। ठीक है सर, अब आपको क्या चाहिए? अब आपको चाहिए IL। IL कितना दे रखा है भाई? 16 एम्पियर ऑलरेडी दे रखा है, तो IL = मैं कितना रख दूंगा यहाँ पे? 16 एम्पियर। ठीक है, देखो ये दे रखा है पावर फैक्टर, मतलब किसका मान दे रखा है? cos फाई का मान दे रखा है 0.8। यदि cos फाई का मान 0.8 है तो sin फाई का मान आपको निकालना होगा। क्यों? क्योंकि वहां पे आपको sin थीटा दिख रहा होगा या sin फाई दिख रहा होगा, है ना। तो cos थीटा = आपका 0.8 है, तो sin थीटा = कितना हो जाएगा? sin थीटा = हो जाएगा या sin फाई = हो जाएगा √1 - cos² थीटा। ठीक है, cos² थीटा, तो यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? यहाँ से sin थीटा की वैल्यू आ जाएगी 0.6। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे आप लोग तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.6। क्लियर है बात? अब देखो, अब इसका फॉर्म, अब जो वैल्यू आपको पता है वो सारी वैल्यू यहाँ पे पुट अप कर दो। आपको वैल्यू पता चल गई IL की भी, VL की भी और sin फाई की भी वैल्यू पता चल गई। ठीक है, तो √3 की वैल्यू कितनी होती है? 1.372। ठीक है सर, VL की वैल्यू कितनी होती है सर? 415 डिवाइड बाई मल्टीप्लाइड बाई √3। IL की वैल्यू कितनी होती है सर? 16। ठीक है, sin थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी सर? 0.6। ठीक है, इन सभी को जब आप मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? 11.5 आ जाएगी। ठीक है, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? 11.5, जो कि बी ऑप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, 11.5 kVA, kVAR। अब देखो एक बात और यहाँ पे समझिए, देखो ये जो यूनिट दिया हुआ है ना, ये एकदम गलत यूनिट दिया हुआ है, एकदम गलत यूनिट दिया हुआ है। kVAR होता है। ठीक है, kVAR होता है।
एक बात और याद रखेंगे, जो हमारा रिएक्टिव पावर होता है, रिएक्टिव पावर का यूनिट क्या बनता है, VAR बनता है जी, VAR बनता है। एक्टिव पावर की यूनिट क्या होती है, एक्टिव पावर की यूनिट हमारी किलोवाट होती है, किलोवाट होती है, ठीक है जी। और जो हमारा ऑपरेंट पावर होता है, ऑपरेंट पावर की यूनिट क्या बनेगी, इसकी यूनिट बनती है KVA, ठीक है। तो ये यूनिट गलत दिया हुआ था, यूनिट को भी आप लोग सही कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका 11.5 एकदम ठीक है, लेकिन इसका केवल यूनिट गलत दिया था, जिसको हमने आपको करेक्ट करा दिया। चल आगे देखते हैं। त्रिकला बिजली मापन में 2 वाट मीटर की रीडिंग क्या होगी यदि पावर फैक्टर शून्य है। देखो यहाँ पे बोला है पावर फैक्टर शून्य है, यदि पावर फैक्टर शून्य है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि हमारा जो cos फाई है, cos फाई की वैल्यू कितनी है भाई, cos फाई की वैल्यू कितनी है, 90 है। cos फाई की वैल्यू कितनी है, 90। cos फाई ना कहो, यहाँ पे कहो फाई की वैल्यू, सॉरी फाई की वैल्यू कितनी है, 90। तभी तो जाके हमारा जो cos फाई 90, यदि मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ, यदि मैं cos 90 लिखना चाहूँ, तब जाके इसकी वैल्यू 0 होगी, तभी तो इसकी वैल्यू 0 होगी ना। बात समझ में आई। तो यदि बोला है कि पावर फैक्टर शून्य है, पावर फैक्टर शून्य है, इसका मतलब कहीं ना कहीं ये बाय डिफॉल्ट बताने की कोशिश कर रहा है ये क्वेश्चन में कि जो हमारी फाई है, फाई की वैल्यू कितनी है भाई, फाई की वैल्यू 90 हो गई है सर, ठीक है। अब आप जानते हैं कि जो हमारा वॉट मीटर है वो 60 डिग्री तक, 60 डिग्री तक ही हमारा एक जो वॉट मीटर है वो 0 हो जाता है। बाकी उससे आगे जब हम लोग वैल्यू बढ़ाते जाते हैं तो अब हमें रीडिंग कैसे मिलने लगती है, निगेटिव में मिलने लगती है। कैसी भी रीडिंग मिलने लगती है भाई, निगेटिव में मिलने लगती है। तो अब देखिए ऑप्शन क्या क्या है, W1 एंड W2 बोथ आर पॉजिटिव रीडिंग, नहीं नहीं नहीं, पॉजिटिव रीडिंग नहीं मिलेगा, हमें निगेटिव रीडिंग मिलेगी, ठीक है। W1 is positive and W2 is negative reading, ठीक है। W1 is equal to W2 but opposite sign, yes। हमारा W1 जो है वो W2 के बराबर तो होगा, लेकिन साइन हमें कैसा मिलेगा, साइन मिलेगा W2 का निगेटिव। W1 इज इक्वल टू W2 तो होगा, लेकिन ये जो W2 है वो कैसा हो जाएगा, वो हो जाएगा निगेटिव, ठीक है। W1 कैसा हो जाएगा, निगेटिव, क्यों, क्योंकि W1 की वैल्यू हमें कुछ ना कुछ मिलती है और W2 जीरो हो जाता है कब, जब हमारी फाई की वैल्यू कितनी हो जाती है, 60। जब फाई की वैल्यू 60 हो जाती है तभी हमारा जो W2 है वो शून्य हो जाता है। उसके बाद यदि आप वैल्यू बढ़ाते जा रहे हो तो W2 कैसा वैल्यू देगा, वो निगेटिव वैल्यू देगा, ठीक है। तो यहाँ पे सी एकदम राइट आंसर बनेगा इस क्वेश्चन के लिए। चलिए आगे बढ़े हम लोग। 240 वोल्ट आरएमएस के लिए वोल्टेज का अधिकतम मूल्य क्या है, अधिकतम वैल्यू क्या है या मूल्य, चलो ठीक है कोई बात नहीं, हिंदी जैसा भी लिखे ये इसके लिखने से क्या फर्क पड़ता है, हमें क्वेश्चन करने से मतलब है ना, हम लोग क्वेश्चन करेंगे। देखो आपको क्वेश्चन में दे रखा है 240, 240 ठीक है, 240, ये क्या दे रखा है, VRMS, VRMS कितना दे रखा है भाई, 240 दे रखा है, ठीक है। अब देखो आप सभी जानते हो कि VRMS का फॉर्मूला होता है V पीक अपॉन रूट टू, V पीक अपॉन रूट टू। आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, पीक पूछा है, मतलब अधिकतम वैल्यू पूछा है, वही जो हमने V पीक लिखा है उसी को हम लोग अधिकतम मान या फिर पीक वैल्यू उसी को कहते हैं, या फिर हाँ वी पीक, ठीक है, या फिर इसको शॉर्ट में VP से भी दर्शा दिया जाता है। तो यहाँ से V पीक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, VRMS मल्टीप्लाइड बाई रूट टू, ठीक है। तो 240 मल्टीप्लाइड बाई 1.41 जब आप करेंगे तो ये वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी, 339.5 वोल्ट, 339.5 वोल्ट। ये वैल्यू आप लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तुरंत ये वैल्यू सामने निकल के आ जाएगी। भाई आप लोग भी साथ में पढ़ रहे हो तो आपका भी थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि जो कैलकुलेशन उसको करिए, क्यों भाई, इतना तो फर्ज बनता है ना। चलो ऐसे सर्किट में रिएक्टिव पावर का सूत्र क्या है, रिएक्टिव पावर आपसे बोला है, रिएक्टिव पावर का फॉर्मूला पूछा है। देखो कहीं पे भी रिएक्टिव पावर की बात करेगा तो वहां पे सीधे सीधे आपको साइन थीटा लगा देना है, बस पावर के साथ पावर के फॉर्मूले में आपको साइन थीटा लगा देना है, आपका रिएक्टिव पावर बन जाएगा। हमने अभी कुछ देर पहले आपको रिएक्टिव पावर का फॉर्मूला बताया था 3 फेज के लिए भी, जिसमें हमने क्या लगा दिया था,
लगा दिया था साइन थीटा, ठीक है। एक्टिव पावर के साथ आपका कॉस थीटा रहता है। ये आपका जो सबसे ऊपर दिया वो अप्रेंट पावर है। देखो ये क्वेश्चन आपके लिए थोड़ा सा अच्छा बन सकता है, या कह सकते हैं थोड़ा सा लॉजिकली क्वेश्चन बन सकता है आपके लिए, ठीक है। इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले तो आपको इम्पीडेंस का फॉर्मूला आना चाहिए। इम्पीडेंस बोला है निकालने के लिए, ठीक है। चलो मैं क्वेश्चन को करता हूं। पहले तो मैं वो चीज नोट कर लेता हूं जो चीज आपके सामने दिया हुआ है, जो चीज आपके सामने दिया हुआ है, ठीक है। आर की वैल्यू कितना है क्वेश्चन में, 5 ओम, ठीक है सर, हमने नोट कर लिया। एक्सएल इक्वल टू कितना है सर, 36 ओम, अच्छी बात है। एक्स कितना दिया है, 24 ओम, बहुत अच्छी बात। अब हमने तीनों वैल्यू को नोट तो कर लिया ऑलरेडी। अब हमें क्या करना है, इम्पीडेंस निकालना है। तो सबसे पहले तो हम लोग आरएलसी सर्किट के लिए इम्पीडेंस का फॉर्मूला लिखेंगे। तो आरएलसी सर्किट के लिए इम्पीडेंस का फॉर्मूला क्या बन जाता है, Z इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर, XL माइनस XC का होल स्क्वायर। बोलो कितने लोगों को ये फॉर्मूला याद था, कितना आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो फॉर्मूला ये याद रखे थे, एक बार हाथ दिखाओ अपना, इसे हाथ खड़ा करो, बताओ। चलो यहाँ Z इक्वल टू क्या बनेगा, मैं अब वैल्यू पुटअप करते जाऊं। 5, रेजिस्टेंस की वैल्यू कितना दे रखा है भाई, 5, तो हमने 5 को स्क्वायर कर लिया, ठीक है सर। एक्सएल की वैल्यू कितना दे रखा है क्वेश्चन में सर, 36 दे रखा है, और एक्सी की वैल्यू कितना दे रखा है, 12। तो एक्सएल माइनस एक्सी मैं कर लू, 36 माइनस 24, 36 माइनस 24, सॉरी एक्सी की वैल्यू में 12 बोल दिया क्या, एक्सी की वैल्यू 24 दे रखा है, ठीक है। तो जब इन दोनों को माइनस करेंगे तब जाके 12 आएगा, ठीक है सर। चलो आगे देखते हैं। ये 5 का स्क्वायर बोले तो 25, और ये 36 माइनस 12, 36 माइनस 12 करेंगे तो सॉरी यार 12 में बार बार कहां से बोल दे रहा हूँ, 36 माइनस 24, सॉरी 36 माइनस 24 करेंगे तो ये आ गया आपका 12, 12 का स्क्वायर। एक बार फिर से लिख लो, ये कितना बन गया, ये बन गया आपका 25 प्लस ये कितना बन गया 144। तो ये दोनों मिला के कितना हो जाएंगे भाई, ये बन जाएंगे रूट के 169। और रूट का 169 आप सभी को पता है कि रूट का 169 कितना होता है भाई, 13 होता है। 13 ओम आपको कहाँ पे दिख रहा होगा, सी ऑप्शन में दिख रहा है 13 ओम, एकदम राइट आंसर है इसके लिए, 13 ओम बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। इतना लंबा चौड़ा सर्किट दिया है, इस लंबा चौड़े सर्किट से कोई मतलब नहीं है, हमें केवल मतलब है इन तीनों वैल्यू से। कौन कौन से वैल्यू, आर एक्सएल एक्सी, बस इन्हीं तीनों वैल्यू से हमें मतलब है। ये तीनों वैल्यू जैसे ही पता चला हमें और ये फॉर्मूला हमें याद है तो हम तुरंत आंसर निकाल लेंगे, चाहे सर्किट कैसा भी हो, ठीक है। चलो देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन। एसी परिपथ में कलांतर कितना होता है, एसी परिपथ में, कौन से एसी परिपथ, व्हाट इज द फेज डिस्प्लेसमेंट इन सिंगल फेज एसी सर्किट, सिंगल फेज एसी में। अच्छा यदि यहाँ पे 3 फेज की बात किया होता तो आप क्या करते, यदि यहाँ पे 3 फेज की बात किया होता तो आप आंसर टिक करते 120 120 120। यदि किसकी बात किया होता, 3 फेज की। सिंगल फेज की बात क्या है, तो सिंगल फेज में फेज डिफरेंस कितना होता है भाई, 90 डिग्री होता है। कितना होता है, 90 डिग्री, जो कि ऑप्शन ए में दिया हुआ है। तो ये हो जाएगा आपका सिंगल फेज, ठीक है। उम्मीद है आपको क्लास अच्छा लगा होगा। यदि आप बेहतरीन समझ पा रहे हैं तो थोड़ा सा आप लोग लाइक भी साथ में जरूर करते जाइए, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे, ठीक है। चलिए आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।